किस चैप्टर्स का वेटेज क्या क्या है। पिछले 2 सालों से जैसे एनसीईआरटी का सिलेबस रिवाइज हुआ, बिल्कुल कुछ चैप्टर कटे भी हैं। ये हम लास्ट ईयर्स के पेपर के बेस पर कुछ आपको सिस्टमेटिक बना के दे रहे हैं, क्योंकि आज के समय 1-2 क्वेश्चन से भी आपकी ऑल इंडिया रैंक। इसलिए इस चैप्टर को आप लास्ट मोमेंट में तभी रिवाइज कर पाएंगे जब आपके पास इसके शॉर्ट नोट्स होंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की नीट की तैयारी बहुत जोरदार चल रही होगी। और आज हम नीट के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ लेकर आए, और वह है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंदर किस चैप्टर्स का वेटेज क्या क्या है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को बायोलॉजी में बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करें तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। मैं आपका AB सर आशीष वाजपेयी, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन कोटा, और मेरे साथ है यस AM सर डॉक्टर आशीष माहेश्वरी, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन। और आज हम दोनों आपके सामने वो टॉपिक्स लेकर आए हैं, वो पॉइंट लेकर आए हैं जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में। जी हाँ, बायोलॉजी जैसे वेटेज सब्जेक्ट में भी कौन से टॉपिक्स वेटेज के हैं, क्यों सर। बिल्कुल सर। जी हाँ, तो एक बार जरा यस बताइए सर, क्या बात। एक्चुअली सर, पिछले 2 सालों से जैसे एनसीईआरटी का सिलेबस रिवाइज हुआ, बिल्कुल कुछ चैप्टर कटे भी हैं, तो थोड़ा सा सीन रिवाइज हुआ है। और अब कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास इस समय पूरी बायोलॉजी 11th-12th मिला के 32 चैप्टर्स हैं। हाँ यस। अब उन 32 चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर्स से पिछले 5-6 सालों में कितने कितने क्वेश्चन आए, इसका हम एक आइडिया देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस वीडियो को हम स्टार्ट करें और आपके साथ शेयर करें उससे पहले एक बात आप लोगों से कह दें, ये हम लास्ट ईयर्स के पेपर के बेस पर कुछ आपको सिस्टमेटिक बना के दे रहे हैं, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। क्यों सर। बिल्कुल कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि आज के समय 1-2 क्वेश्चन से भी आपकी ऑल इंडिया रैंक बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। छोड़ के कुछ नहीं जाना। हाँ, आप अपने चैप्टर को सिस्टमेटिक ढंग से अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसका एक पैटर्न हम लोग लेकर आए। एक नंबर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इसीलिए छोड़ के कोई चैप्टर नहीं जाएंगे। मैं तो कहूंगा एक्स्ट्रा पढ़ के जाएं, लेकिन कम से कम छोड़ के तो कोई चैप्टर नहीं। एनसीईआरटी के पूरे एक पेज, एक वर्ड, पीछे के एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमारा कवर होना चाहिए। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि अब मैं रिवीजन प्लान कैसे करूं, तो उसका प्लानिंग आप चाहें तो आप चैप्टर को ऐसे जमा सकते हैं कि भैया ये मेरे स्ट्रांग हुए। स्टार्ट करें सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन का डिटेल है। 2018 से लेकर के 24 यानी कि करीब पिछले 7 इयर्स का हमने एक कैलकुलेशन दी है। इसमें अगर हम हायरार्की से देखें तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पिछले 7 सालों में जिस चैप्टर के आए हैं, टोटल ग्रॉस अगर हम देखें तो वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन हर साल बनते हैं, यानी कि पिछले 7 सालों में करीब 39 क्वेश्चंस आए हैं। ये अपने आप में ये चैप्टर है भी बहुत बड़ा, आप सभी जानते हैं, उसको पढ़ने में भी टाइम लगता है, और इसलिए इस चैप्टर को आप लास्ट मोमेंट में तभी रिवाइज कर पाएंगे जब आपके पास इसके शॉर्ट नोट्स होंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये जितने क्वेश्चन आए हैं, आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखिएगा, सब एनसीईआरटी से आए हैं। इसलिए एनसीईआरटी को भी कंसाइज करना जरूरी है, चैप्टर है भी बहुत बड़ा। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो बायोटेक्नोलॉजी। मतलब एनसीईआरटी की रीडिंग करते हो जाएगा चैप्टर। मैकेनिज्म समझना पड़ेगा सर, मैकेनिज्म तो समझना पड़ेगा। यानी शॉर्ट नोट्स बनाने और सर की पॉइंट को जहां तक मैं ले जा रहा हूं, पहले नोट्स पढ़ो फिर एनसीईआरटी। हाँ, मतलब अपने क्लास नोट्स से मैकेनिज्म को एनसीईआरटी के साथ क्लब करें, तब पूरा होगा। ठीक है। फिर दूसरा आता है बायोटेक। वैसे भी बायोटेक बड़ा रिसेंट ट्रेंड में है, इस वजह से इससे क्वेश्चंस हमेशा ज़्यादा आए हैं। अब देखिए, छोटा सा चैप्टर है, मतलब इसको अगर कोई स्टूडेंट ढंग से रिवाइज करे सर एनसीईआरटी नोट से, तो आधे घंटे में हो जाता है। अरे वाह। और इसके क्वेश्चन आप देखिए, पिछले 7 सालों में करीब 33 क्वेश्चंस हैं। अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत स्कोरिंग है, कम टाइम में रिवाइज होता है, आप सभी जानते हैं, इसलिए इसको छोड़ना नहीं। तीसरे नंबर पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक्चुअली ये पहले तीनों चैप्टर आपस में रिलेटेड है जी, कोई एक पढ़ के जाएगा भी नहीं, ये तीनों कंबाइंड ही पढ़ने पड़ेंगे। और एक एप्लीकेशन बायोटेक और है भी, ये चारों चैप्टर रिलेटेड है। तो ये देखिए, शुरू के तीनों जो है, इसमें से भी करीब करीब उतने ही 5-6 क्वेश्चन चल ही रहा है। बिल्कुल वही चल रहा है। अब देखिए, बायोटेक छोटा सा चैप्टर है, फिर भी उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर भी उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी। तो ये थोड़ी सी हमें स्ट्रेटेजी समझ में आती है जब हम पिछले सालों के क्वेश्चंस देखते हैं, हमें किन चैप्टर्स पर कितना वेटेज और ध्यान देना है। रिवीजन में ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, ये सारे चैप्टर्स वो हैं जो बगैर शॉर्ट नोट्स के नहीं पढ़ सकते। क्लास नोट्स काफ़ी बल्कि हो जाते हैं, लास्ट मोमेंट में फिर हम उनको
छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से पढ़ के चले जाते हैं, तो ये नहीं होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सीधा एनसीईआरटी से बहुत कम आता है, जो डायरेक्ट चीज़ें वो आती नहीं, तो क्रॉस वगैरह सब चीज़ें बच्चों को खुद ही करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसमें क्लास में जो पैटर्न सिखाए जाते हैं वो करने ही पड़ते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद सर देखिए आगे और जो है, हाँ, जैसे ये नेक्स्ट चैप्टर अगर बायोमोलिक्यूल की बात करें, एनिमल किंगडम की बात करें, अगर कंटिन्यूटी पे बात करें तो वही देख लीजिए 5, 4, 6 क्वेश्चन, 5, 4, 6 क्वेश्चन। यानी अगर आपको इन टॉपिक्स में कमांड है तो आप अपने नीट के 5 क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए कि आपके कंफर्म हो रहे हैं, और ये इतने सालों से यही आ रहा है इनका पैटर्न। आज अगर बात करें, ठीक है, एनिमल किंगडम में पहले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते थे, अब एनिमल किंगडम में 5 क्वेश्चन का फिक्स बना दिया है। लास्ट 2 ईयर से तो 4, 5 यही चल रहा है, 4 क्वेश्चन का चल रहा है। ये एक है, एनिमल किंगडम एक बड़ा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल भी एक अच्छा चैप्टर है। एनिमल किंगडम के अंदर आपको थोड़े से शॉर्ट नोट्स करके एग्जांपल्स को वहीं फ्लो चार्ट में लिखना चाहिए, और उससे वो, और हाँ ये जरूर हो गया सर, पहले एनिमल किंगडम आज से 5 साल पहले थोड़ा बाहर का टच लेता था, अब एनिमल किंगडम एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, क्वेश्चन में भी उसमें मैथ्स कॉलम के क्वेश्चन की तरफ ज्यादा शिफ्टिंग हो गई है। तो इन दोनों के अंदर 5, 4, 6 ये क्वेश्चन का सिस्टम चल रहा है। एनिमल किंगडम में लास्ट ईयर से तो 5 या 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। यस सर। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है सर, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। मैं हर बार बच्चों को कहता हूं कि इसको पढ़ के जाएं, ये बायोटेक से भी छोटा चैप्टर है। और इसके लास्ट ईयर 23 में तो 6 क्वेश्चन आए थे, और 24 में भी 4 क्वेश्चन है, और एवरेज 4-5 क्वेश्चन इसके आते ही हैं, जिसमें सिर्फ आपको माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना है। और ये ऐसा चैप्टर है जो बायोलॉजी के हर चैप्टर में काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बड़ा इंटर रिलेटेड भी है, पूछा भी जाता है। सेल डिवीजन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एक पार्ट, एक फेज में क्या क्या काम हो रहा है, बिल्कुल ढंग से शॉर्ट नोट्स बना लो, पूरा तैयार। 100% में से इस बार भी बहुत क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इन चैप्टर्स में से अगर मैं बात करूं ऊपर के 6 चैप्टर्स में से, तो आपको क्या लगता है किस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी सर। एक्चुअल में क्या है, ये सारे चैप्टर वो हैं जो बगैर क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो होंगे नहीं, लेकिन इनमें क्या है, बच्चे जो गलती करते हैं कि थ्योरी पार्ट जो होता है शॉर्ट नोट्स रिवीजन नहीं करते। अब कई चीज़ें ऐसी जो मेमोरी बेस्ड होती हैं, अब एनिमल किंगडम एग्जाम्पल तो याद करने ही पड़ेंगे ना, अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन करके क्वेश्चन से याद करे फिर, या वो कैसे भी कर ले, उसको शॉर्ट नोट्स बना के याद कर ले। ये वीडियो एक चीज में और काम करेगा आपका, पता है क्या है, और वही है कि एग्जाम के डेट के दिन या उससे जस्ट एक दिन पहले हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल। तो आज आपके लिए वो टॉप 10, टॉप 12 चैप्टर्स जो आपको लगता है उनका रिवीजन, जैसे सर कह रहे हैं शॉर्ट नोट्स नहीं करते हैं रिवाइज, कुछ अच्छे क्वेश्चनों को रह जाते हैं, तो आप जब अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो उन क्वेश्चंस के ऊपर डबल स्टार लगाएं, जिन क्वेश्चंस में आपको लगा कि क्या जोरदार लॉजिक है, उनका मुझे रिवीजन करना चाहिए, और एक शॉर्ट नोट्स बनाकर इनकी सैटरडे या संडे को एग्जाम डेट के जस्ट पहले यस रिवीजन होना चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। वरना आपके टॉप 10 जिनमें से इतना वेटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका अब आज आपको समझ में आ गया भैया मुझे कौन से 12 चैप्टर सेम डे या जस्ट बिफोर डे पढ़ने हैं। अच्छा, एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से 4-5 क्वेश्चन फिक्स सेट है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। इसकी अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छी दी हुई है, उसकी नोट्स एक बार पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ ली तो आपको आराम से चैप्टर टिप्स पे हो जाएगा, और 4-5 क्वेश्चन आपके परफेक्ट हो जाएंगे। इसमें भी 5 क्वेश्चन का सेट चल रहा है लगातार, 4-5 क्वेश्चन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी एक अच्छा चैप्टर है जो हमारे उस टॉप 10 में आ रहा है। क्यों सर? जी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल और सेल डिवीजन तो खैर दोनों एक साथ ही चलेंगे, फिर है एनाटॉमी, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगर हम टॉप 10 चैप्टर, हाँ यस, तो आप देखिए इसमें हेल्थ एंड डिजीज। अब सर एक चीज़ और इसमें देखें, इन टॉप 10 चैप्टर में 12th के कितने, हाँ ये भी एक पॉइंट है। इसमें अगर अपन देखें तो मॉलिक्यूलर, बायोटेक, प्रिंसिपल, फिर इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 5 चैप्टर। 5 चैप्टर 12th के हैं, तो इसका मतलब 5 चैप्टर 11th के हैं। 11th में एनिमल किंगडम, फिर सेल वाली यूनिट पूरी। अब देखो ये सर एक ही यूनिट है, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये तीनों चैप्टर। 11th के एनसीईआरटी की कौन से यूनिट का वेटेज है यहाँ से निकल कर आ रहा है, ध्यान रखना इस बात को। ये वीडियो आपको यहाँ से ये भी बता देगा कि यूनिट भी कौन सी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लास्ट टाइम पे हमें कौन सी यूनिट, आज के बाद लगा लो उस यूनिट 11th की एनसीईआरटी की जिसमें सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल है, उस यूनिट की एनसीईआरटी पढ़ के जानी है। बिल्कुल जानी है, एनसीईआरटी से है पूरा। हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा एनाटॉमी है। अच्छा, इसकी एनाटॉमी के साथ साथ में एक और चैप्टर है सर, मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी हाँ। ने पिछले साल बड़ा गजब किया, इन्होंने 5 क्वेश्चन दिए सर उसमें से। वैसे नहीं आते, आमतौर पर इतने नहीं आते, अरे दिख रहे हैं 3-4 हाँ। ऐसे ही आते, लेकिन लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए।
एक्चुअली क्या है इसमें सर, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट, जिस तरह के क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, हाँ। उनमें इन चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं इस वजह से। और फिर मॉर्फोलॉजी में कुछ फैमिलीज बढ़ गई जो इसलिए एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो फिर लेकिन तो एनटीए के सिलेबस में है। मतलब कुछ उनसे फैमिली क्वेश्चन भी थे। तो अब वो आपको एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी नहीं है। उनके नोट्स बनाओ एक्स्ट्रा फैमिलीज के, उस चैप्टर की फैमिलीज वाले पार्ट में उसको स्टेपल करो या जोड़ो और वहां अपनी एनसीईआरटी के साथ ही उनको रखो, क्योंकि जैसा सर ने बोला एनसीईआरटी में वो फैमिलीज नहीं है, नहीं। और आपको एनटीए के सिलेबस में मिली और पेपर में भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अपना काम खुद कर लो भैया, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ और वहीं लगाओ। बिल्कुल। यस, अगला। और इसके अलावा बाकी तो खैर बच्चे जानते ही हैं जो और चैप्टर्स हैं। एवरेज अगर हम देखेंगे सर, बाद में अगले जो 10 चैप्टर हैं उनमें एवरेज 3 से 4 तीन क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ये लिस्ट हम बच्चों को प्रोवाइड भी करा देंगे, बच्चे खुद भी देख लेंगे। टॉप 20 हमने जो चैप्टर लिखे हैं उनमें से 10 चैप्टर और अगले 10 चैप्टर, इससे उनको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस सीक्वेंस में रिवीजन प्लान करना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम शॉर्टेज है तो भी कम से कम इनको ज़रूर देख के जाएँ। मेजर पार्ट अराउंड 70-80% पेपर आपका इसी से बन जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, चैप्टर की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, उसमें से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। कुछ चैप्टर भी लेंथी हैं, क्वेश्चन भी ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ चैप्टर छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। थोड़ा ये ट्रेंड समझना पड़ेगा। बाकी ये 100% कुछ नहीं है। अगले साल ज़रूरी नहीं सब कुछ ये हो, बदलाव की गुंजाइश रहती है। अब जैसे मॉर्फोलॉजी अचानक से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के बेस पे आपके सामने आए हम वीडियो लेकर, हमने तो आपसे पहले ही बोल दी ये बात, लेकिन फिर भी आपको इससे अंदाजा लगाना है कि मुझे कौन सी यूनिट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना है। दूसरा, मुझे कौन सा सैटरडे संडे को उस दिन पेपर के डेट के दिन पढ़कर जाना है। ये चीज़ के लिए हम आए, वो कन्फ्यूजन रहता है उसका ही है। आज बात की जाए प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के भी चैप्टर सर थोड़े से बिखरे हुए हैं। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इधर है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, अलग अलग। एक्चुअली फिजियोलॉजी के चैप्टर्स बांट दिए हैं। हाँ, अगर हाँ, हम पूरी फिजियोलॉजी को काउंट करेंगे तो अपने आप में काफी बल्क हो जाता है ये। और जैसे बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर सिस्टम से मुझे 2-3 क्वेश्चन सब में कॉमन दिख रहा है। बिल्कुल, सब में 2-3 क्वेश्चन है, तो वो एक पोर्शन है कि आपको लगता है ह्यूमन फिजियोलॉजी है। हालांकि ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पहले भी रिवाइज कर लेंगे तो वो याद करने वाला यानी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ज्यादा है, ना कि लर्निंग वाला टॉपिक है। और मेमोरी बेस्ड टॉपिक को आपको सैटरडे या संडे को पढ़ना चाहिए। जैसा सर ने बोला, जिनमें से वेटेज है उनको पढ़ना चाहिए, जो भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, बिल्कुल ये टॉपिक स्लिप हो सकते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, उनकी पूरी 2 पेज पे वो लिस्ट बना लें और चलते फिरते भी देखते रहोगे, याद होता रहे। बिल्कुल। ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का ऐसा है कि अगर आपने उनको पहले स्ट्रॉन्ग कर लिया तो अगर रिवीजन नहीं भी हो तो कॉन्सेप्ट चल जाता है। बिल्कुल, उनकी लाइन्स याद आती है। उनके पीवाईक्यू कर लिया आपने, बढ़िया क्वेश्चन लगा लिए, तो हर सिस्टम से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में भी यही है। पर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जैसा अभी सर ने बताया, इसके अलावा प्रिंसिपल और शुरू के जो 4-5 चैप्टर है उन 5 चैप्टर को तो पढ़ना ही है। पर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, ये याद करने वाले हैं। इनके शॉर्ट नोट्स जो आपको पढ़ के जाने एग्जाम से पहले, ये सब याद करने वाले, ये याद से पढ़ने के। एक नई चीज आपको और बता देते हैं, ये तो वेटेज वाला पॉइंट था जो बहुत अच्छा हमने आपको कोशिश करिए कि आपको अब समझ में आ गया कैसे क्या है। फिर वापस कह रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स के बेस पे था, पर अब पता है सर एक नई चीज आ गई है। बायोलॉजी का पेपर साहब 30 मिनट में करके बैठ जाते हैं। इतने ज़्यादा वेटेज के सब्जेक्ट में हम इतना कम टाइम दे रहे हैं, क्यों? ये पहले की थ्योरी हो सकती है, कुछ बच्चे पहले सोचते हो, लेकिन लास्ट 2 ईयर से स्पेशल क्वेश्चंस की एंट्री हो गई है नीट के पेपर में। और वैसे 50% देखो आप अगर लास्ट पेपर देखें 2024 का, तो मेरे हिसाब से उसमें 50% एंट्री। वाह क्या बात बताई। अब आप सोचो, पहले आते थे सर 1 लाइन क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट। अब मल्टीपल स्टेटमेंट का वेटेज आ रहा है, एसर्शन रीजन आ गया है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, मैच द कॉलम के क्वेश्चन कितने सारे। आप कैसे उनमें उतना ही टाइम दे देंगे? क्या एसर्शन रीजन में उतना ही टाइम लगता है? टाइम लगेगा। इससे क्या होता है, बच्चे पहले एक माइंडसेट बना के जाते हैं मुझे तो इतने में करना है, अब उतने में होता नहीं है तो जबरदस्ती जल्दी करते हैं। आप पहले साइकोलॉजी सेट ना करें, बायोलॉजी का पेपर के अकॉर्डिंग होगा। बिल्कुल 50% पार्ट है सर। हम ये नहीं कह रहे कि सब एसर्शन रीजन और ये सब इतने ज्यादा हो सकता है इस साल ना आए।
तो आप अपने हिसाब से करें, पर भैया इनको आपको वेटेज देना है, इनमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। स्टेटमेंट स्पेशली जो ट्रू फॉल्स, कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट, वहाँ तो सोचना ही पड़ेगा, एक एक वर्ड में चेंज आ जाता है। उनमें ट्विस्ट आता है। एसर्शन रीजन में बहुत दिक्कत है सर, उनको एक बार और पढ़ना पड़ता है, फिर लगाना पड़ेगा। आप उसमें सर ऑप्शन ए और बी में बहुत इशू रहता है, बिल्कुल। तो आपको लगाना पड़ेगा सोच के। आप ऐसे कैसे टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि मैं तो वन लाइन वालों की तरह लगाऊंगा और इसको जाऊंगा। स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन सेंटर हो चुके हैं नीट के पेपर के अंदर, इसलिए आपको बायोलॉजी के पेपर के अंदर रुक के आराम से करना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान लगाएं, आगे पीछे के क्वेश्चन के बारे में ना सोचें। बिल्कुल। और कोई बात सर? बिल्कुल यही बात है सर। और अगर कुछ पैटर्न में चेंज आता है तो हम फिर बच्चों के सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। अभी क्योंकि नीट के ना तो फॉर्म आए हैं, सुन रहे हैं कुछ पैटर्न नीट के एग्ज़ाम के पैटर्न में, पेपर में, जैसे वो सेक्शन ए बी जो चॉइस मिलती थी जैसे जेई में ख़त्म कर दी। हाँ। क्या पता यहाँ भी जो भी चेंज होगा वो आपको भी अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल, आपको बताया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आपको क्वेश्चन तो इतने ही करने हैं, चैप्टर सारे यही है, जो हटने थे वो हट चुके, और वेटेज हमने आपको बता ही दिया। तो अपना एक रिवीजन प्लान करें। अभी भी किसी चैप्टर्स के हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, या किसी की हमने थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रखी है, तो उसको अभी आप अप टू द मार्क कर लें। लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स बनाएं। बिल्कुल। ठीक है सर? बिल्कुल सर। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।